Next we have is good conductor of heat and electricity. As we have discussed कि metals जो हैं वो good conductor है heat and electricity के. अब आपको पता है कि गुड कंडक्टर होने के लिए हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का क्या प्रॉपर्टी, क्या कंडीशन है जो फुलफिल करनी पड़ती है. ठीक है, कोई भी सब्सटेंस गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी की पहली बात करते हैं, कोई भी सब्सटेंस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तब होता है जब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो. मोबाइल का मतलब जो मूव कर सके, जिसके अंदर फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हो. क्योंकि जब ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स हो उसके अंदर फ्री, ये मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो तभी तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा. तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास होगा. तो इसीलिए हम कहते हैं कि मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. किस लिए? क्योंकि दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. मोबाइल मीन्स दे कैन मूव एंड मूवमेंट ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट करंट. तो मेटल्स फुलफिल दिस प्रॉपर्टी एक्चुअली, कि मेटल्स के पास वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर सकते हैं, करंट को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं. इसीलिए मेटल्स आर कंसिडर्ड टू बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, अब रही बात हीट की. इलेक्ट्रिसिटी का आफ्टर इफेक्ट होता है कि जब जहां से भी इलेक्ट्रिसिटी पास करती है वहां पे उसका आफ्टर इफेक्ट है कि हीट भी प्रोड्यूस होती है. तो कहीं से अगर गुड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है तो ऑब्वियसली हीट भी वहां पे प्रोड्यूस हो रही है. तो दैट मीन्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल. ठीक है, एग्जाम्पल सिल्वर. That silver you can see in the figure that it is good conductor of electricity. इसके अंदर करंट पास हो सकता है. कॉपर, aluminium, copper is also shown in a figure. Likewise, aluminium भी हमारे पास मेटल है which is also a good conductor of heat and electricity. बेस्ट कंडक्टर की अगर बात करें कि जिसमें फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बहुत है, जो कि कंडीशन है फुलफिल जो करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होने के लिए, तो सिल्वर इज रिगार्डेड एज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, ये जैसे कि आप फिगर में देख भी पा रहे हो सिल्वर ब्लॉक्स को. उसके अलावा जो पुअर कंडक्टर है दे आर लेड. ठीक है, इट इज बिस्मथ, इट इज टंगस्टन. ठीक है, तो हमारे पास जैसे कि आप देख पा रहे हो टंगस्टन इज इन फिगर, राइट. टंगस्टन कहाँ यूज होता है? बल्ब के अंदर यूज होता है. बल्ब का फिलामेंट बनता है टंगस्टन से. इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तभी तो इसमें करंट इतना पास नहीं हो पाता. तभी आप कह सकते हो कि मतलब इसके अंदर एक ऑब्स्ट्रक्शन होती है करंट के मूव करने में, कि करंट जब पास कर रहा है तो उतना पास नहीं कर पा रहा. तो वो जो एनर्जी है दैट गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट. और यही तो बल्ब का यूज है. बल्ब हमें क्या देता है? हीट एंड लाइट देता है. तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो हमने यूज किया है दैट इज टंगस्टन फिलामेंट. तो इसमें क्या, इसमें करंट इतना फ्लो नहीं कर पाता. करंट के फ्लो करने में कुछ रुकावट होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है. उसी करके वो क्या प्रोड्यूस, मतलब वो जो करंट की इलेक्ट्रिक एनर्जी है दैट कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी. ठीक है, ऐसे ही आप फिगर में देख पा रहे हो बिस्मथ. ठीक है, जैसे कि इट इज ऑल्सो आप कह सकते हो इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट वी हैव इज सोनरस. नेक्स्ट वी हैव इज सोनरस. क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास? सोनरस. तो हमने देखा सोनरस, अब आप किसको बोलते हो? कभी भी किसी सब्सटेंस को आप हिट करो और उसके अंदर उससे साउंड प्रोड्यूस हो तो आप बोलते हो कि ये सब्सटेंस सोनरस है. तो हमने देखा ऐसे ही मेटल्स आर सोनरस बिकॉज व्हेन दे आर हिट दे प्रोड्यूस साउंड. ठीक है, अब कोई कितनी साउंड प्रोड्यूस करता है, कोई भी मेटल या कोई भी सब्सटेंस आप कह सकते हो, उसकी कितनी ये प्रॉपर्टी है सोनरसनेस की, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर और डेंसिटी पे. ठीक है, तो दैट मीन्स डेफिनेटली मेटल्स को जब हिट करेंगे तो साउंड तो प्रोड्यूस होगी, एंड वो कितनी साउंड होगी दैट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड डेंसिटी. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज दी लस्ट्रस. हमने देखा कि जो मेटल्स हैं वो क्योंकि पॉलिश हो सकते हैं इसलिए वो शाइन करते हैं. ठीक है, देखो क्या होता है, कभी भी कोई सब्सटेंस जो पॉलिश सरफेस होता है उस पे जब लाइट फॉल करती है वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट को जब हम देखते हैं तो वो हमें लगता है कि भी मतलब कि वो शाइन कर रहा है. ठीक है, तो आप कह सकते हो कि मेटल्स जो हैं ये शाइन करते हैं. क्यों? क्योंकि इनको आप पॉलिश कर सकते हो. ठीक है, और एक और चीज के पॉलिश होने के बाद, पॉलिश होने की वजह से भी, और इनका जो अपना इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है
उस वजह से भी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जिस तरह से प्रेजेंट है, हमने किया ना इसमें वैलेंस शेल में 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो लाइट जो फॉल करती है उसको रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि मैंने बताया लाइट फॉल करी और ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो जब भी कभी कोई चीज कोई भी सब्सटेंस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है वो हमें लस्ट्रस दिखता है, ठीक है। तो क्योंकि अब ये पॉलिश भी हो सकता है, पॉलिश सरफेस बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं, एंड प्लस मोरओवर जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट इस तरीके से है, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे अभी कि क्या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है इसके अंदर। मतलब इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था पहले भी कि हर मेटल में इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, तो वो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अरेंज्ड है कि जो लाइट उनपे फॉल कर रही है उसको वो रिफ्लेक्ट इस तरीके से, जैसे ये स्ट्राइक करी अंदर नहीं जाएगी, बाउंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बाउंस को ही आप रिफ्लेक्टिंग लाइट कहते हो या रिफ्लेक्शन कहते हो। तो वो बाउंस वाली लाइट जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि सरफेस शाइन कर रहा है। तो कभी भी किसी के लस्ट्रस होने के पीछे क्या होता है कि इट शुड हैव पॉलिश सरफेस, बिकॉज पॉलिश सरफेस आर गुड रिफ्लेक्टर्स। पॉलिश सरफेसेस आर गुड रिफ्लेक्टर्स, ठीक है। तो ये पॉलिश भी हो सकते हैं और साथ में जैसे कि हमने बात किया कि इनका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट भी ऐसा है कि अच्छी रिफ्लेक्शन शो करते हैं, इसलिए ये लस्ट्रस है। एग्जाम्पल गोल्ड, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये गोल्ड की बैंगल्स हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी शाइन कर रही हैं ये। सिल्वर, यू कैन सी द सिल्वर रिंग इन द पिक्चर, राइट। ऐसे ही कॉपर के यूटेंसिल्स तो आपको पता है कि बहुत दिखने में सुंदर और यूनिक दिखते हैं, एंटीक से होते हैं। तो कॉपर, प्लैटिनम, so that means this is also shown, so that means these all substances like gold, silver, copper, platinum, they are lustrous, ये सब शाइन करते हैं और जो कि फिगर से भी क्लियर दिख ही रहा है कि बिल्कुल शाइन कर रहे हैं, बहुत अच्छी शाइन है इनकी। नेक्स्ट वी हैव इज दी हार्डनेस, ठीक है। अब क्या होता है कि मेटल्स जो होते हैं क्योंकि आपने देखा कि इनमें डक्टिलिटी की भी प्रॉपर्टी है, वायर्स में भी इनको हम ड्रॉ कर सकते हैं, इनसे थिन शीट्स भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब मेटल्स बहुत स्ट्रांग है, तभी तो वो हैमर के स्ट्रेन को बियर कर सकते हैं और उसे वायर और शीट्स बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जिनसे वायर नहीं बनती, हमने एक्सेप्शंस पढ़े हैं, और शीट्स भी नहीं बनती है, इसका मतलब वो स्ट्रांग नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स तो जो हैं वो क्या है? हार्ड है, वो बहुत स्ट्रांग है। और कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो कि ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं है, जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम। आप जानते हैं सोडियम और पोटेशियम, जैसे फिगर में देख रहे हो ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ठीक है। थोड़ा याद रखेंगे कि किस तरीके से ये दिखते हैं। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इवन यू कैन कट इट विद नाइफ ऑल्सो, दे आर सो सॉफ्ट। तो अदरवाइज आपको पता है मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड, है ना। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी मेटल का एग्जाम्पल ले लो, कॉपर का ले लो, तो क्या चाकू से काट सकते हैं आप उसको? नहीं काट सकते, यू कैन नॉट कट इट विद नाइफ। बट ऑन द अदर हैंड सोडियम और पोटेशियम भी तो मेटल्स हैं, बट स्टिल यू कैन यूज नाइफ टू कट देम। तो इसलिए कुछ एक्सेप्शंस तो हमेशा किसी ना किसी फैमिली में होती है। तो ये एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, कि आपको क्वेश्चन आता है नेम मेटल्स which are so soft that they can be cut with knife. So you should be quick with an answer that it is sodium, that is symbol Na, potassium and symbol is K. These metals are so soft that they can even be easily cut with knife also. अब ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं? दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, ठीक है। सॉलिड तो आप जानते हो ना, सॉलिड वो होते हैं जिनके अंदर पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, है ना। तो इसमें हमने देखा कि भी जो मेटल्स हैं वो सॉलिड्स होते हैं मैक्सिमम, मतलब उसके पार्टिकल्स ऐसे पास पास अरेंज होते हैं। पर फिर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि मरकरी से फैमिलियर है ना आप, वो लिक्विड जो थर्मोमीटर्स के अंदर यूज होता है, जो हमारा फीवर बताता है एक्सपैंड होकर, तो वो जो लिक्विड है उसका नाम है मरकरी, सिंबल है Hg। ऐसे ही गैलियम, ठीक है, गैलियम भी ये सब्सटेंस है जो इनके अंदर यूज होता है। तो हमने देखा कि जो मरकरी और गैलियम है ये इनकी स्टेट क्या है? मेटल्स तो सॉलिड है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे क्या है? लिक्विड है, ठीक है। तो लिक्विड का मतलब क्या होता है? सॉलिड और लिक्विड में क्या फर्क होता है? सॉलिड में पास पास होते हैं पार्टिकल्स और लिक्विड में थोड़े थोड़े कंपैरेटिवली
दूर होते हैं, ठीक है। और गैस में तो बहुत ही दूर होते हैं, दे आर फार अपार्ट। पर यहाँ पे कोई भी गैस नहीं है, ठीक है। मेटल्स या तो सॉलिड है, मरकरी और गैलियम सिर्फ ऐसे मेटल्स हैं जो कि क्या है, लिक्विड, जिनका अरेंजमेंट पार्टिकल्स का ऐसे है, ठीक है। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। हार्ड है तो इसका मतलब जो इनके बीच में आप कह सकते, जैसे मैंने आपको बताया, पार्टिकल पास पास है। स्ट्रांग होने का मतलब क्या होता है, सॉलिड होने का मतलब क्या होता है, पार्टिकल्स पास पास है। पास पास है, अगर बिल्कुल पास पास अरेंज्ड है तो इसका मतलब उनके अंदर आप कह सकते हो कि उन्होंने एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है, उनमें अट्रैक्शन है, ठीक है। अट्रैक्शन होने करके क्या होता है, ऑब्वियसली आप इसको अगर अलग करना चाहो, मेल्ट और बॉईल का मतलब क्या होता है कि आप इनको मतलब मेल्ट करना चाह रहे हो या बॉईल करना चाह रहे हो। तो मेल्ट या बॉईल आप करना चाहो तो जो टेम्परेचर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ऑब्वियसली अगर अट्रैक्शन हाई है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे बताना है, क्योंकि ये सॉलिड है, पार्टिकल्स पास पास है, अट्रैक्शन ज्यादा है, ज्यादा अट्रैक्शन होने करके आपको हीट भी इनको ज्यादा देनी पड़ेगी, चाहे आप इसको बॉईल करना चाहो चाहे आप इसको मेल्ट करना चाहो, हीट रिक्वायर विल बी मोर। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, गैलियम, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने बात भी की थी, सोडियम और पोटेशियम तो बहुत सॉफ्ट है, नाइफ से भी काट सकते हो, तो कम सॉफ्ट है तो ऑब्वियसली इतनी अट्रैक्शन ज्यादा नहीं है, तो अट्रैक्शन ज्यादा नहीं है तो हीट भी उतनी ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी मेल्ट और बॉईल के लिए। ऐसे ही मरकरी और गैलियम हमने बात किया था, ये तो लिक्विड है। लिक्विड का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल थोड़े दूर दूर है। अब देखिए यहाँ पार्टिकल्स पास पास हैं इतने, और यहाँ पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर दूर है, तो ऑब्वियसली बताइए अट्रैक्शन किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है ना जिसमें पास पास है। इसमें तो उतनी ज्यादा तो नहीं है लेकिन उतनी नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसमें हीट रिक्वायर्ड क्या होगी, लेस होगी, ठीक है। तो मेटल्स का, मोस्ट ऑफ द मेटल्स दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट सोडियम पोटेशियम बिकॉज दे आर सॉफ्ट, मरकरी गैलियम बिकॉज दे आर लिक्विड, तो इस करके इनके अंदर अट्रैक्शन उतनी नहीं है। अट्रैक्शन ज्यादा ना होने करके हीट भी हमें उतनी नहीं देनी पड़ती टू मेल्ट और टू बॉयल देम, इसीलिए इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली लो होता है। नेक्स्ट वी हैव इज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कितना स्ट्रेन बियर कर सकते हैं किसी भी चीज का, मतलब आप इसको बेंड करो या किसी भी तरीके का स्ट्रेन डालो, प्रेशर डालो, तो ये कितना वो स्ट्रेन बियर कर सकते हैं। तो मेटल्स हमने देखा स्ट्रेन बियर कर सकते हैं, तभी उनको बोलते हैं हाई, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। लेकिन जिंक, जैसे कि आप फिगर के अंदर देख रहे हो, आर्सेनिक, ये जैसे आप देख रहे हो, ऐसे ही एंटीमनी, ये उतना स्ट्रेन बियर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मेटल्स है, ठीक है। देखिए कभी भी कोई आप कह सकते हो टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है, बियर कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो काफी स्ट्रांग है, ठीक है। तो जो ज्यादा स्ट्रांग होंगे वो स्ट्रेन बियर कर पाएंगे, जो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होंगे वो स्ट्रेन उतना बियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और लो टेंसाइल स्ट्रेंथ आप बताओगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। अभी तक केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू करने से पहले आप जान चुके हो कि जितने भी मेटल्स हैं उनकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है, ठीक है। +1 भी होती है, +2 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है। ये सारा किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि उनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और या फिर डायरेक्टली आप इनकी वैलेंसी जानने के लिए वैलेंसी का चार्ट जो कि हमने पहले डिस्कस किया है उसको याद करेंगे, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि यहाँ पे आपको वैलेंसीज का यूज होने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। तीसरी प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स, और चौथी प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। ऑक्सीजन से तो जैसे आप फैमिलियर ही है, O2, वाटर से भी आप फैमिलियर हैं, H2O। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, देखिए एसिड वो होता है जिसके अंदर आपको हाइड्रोजन आयन दिखे, जैसे सपोज HCl, ऐसे ही सपोज
H2SO4। सपोज कुछ एसिड लिखती हूं मैं, फिर समझाती हूँ आपको एसिड किसको कहते हैं। देखिए इन सबके अंदर आपको HH दिख रहा है ना, तो जिनके अंदर भी आपको ये हाइड्रोजन आयन दिखता है, ठीक है, उनको आप क्या बोलते हो, एसिड्स। अब ये डाइल्यूट वर्ड का क्या मतलब है। एसिड दो तरह के होते हैं, एक तो डाइल्यूट और एक कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट उसको बोलते हो जिसके अंदर वाटर का कंटेंट मतलब वाटर का लेवल हाई है, पानी उसके अंदर ज्यादा है। और जिसके अंदर पानी लो होता है, पानी का कंटेंट आप कह सकते हो, वाटर लेवल इज लो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड। तो लेकिन यहां हम रिएक्शंस में सिर्फ डाइल्यूट यूज करने वाले हैं, मतलब जिनमें वाटर कंटेंट हाई है। चौथी प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब ऑलरेडी आपके पास मेटल का कुछ सॉल्ट है और उसको आप किसी और मेटल के साथ रिएक्ट करने वाले हो। तो ये प्रॉपर्टीज हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। देखिए मेटल कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। देखिए जब भी कोई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, कोई भी, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, इट इज गोइंग टू फॉर्म ऑक्साइड, राइट। अगर वो मेटल है तो इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड, अगर वो नॉन मेटल है तो इट विल फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। पर अभी हम यहाँ पे मेटल की बात करेंगे, ठीक है। तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। जैसे कि आप ये जनरल रिएक्शन देख रहे हैं, ये मेटल है, कोई भी मेटल हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और बना मेटल ऑक्साइड। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और मैं आपको ये भी बताती हूँ केमिकल फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं। जैसे अभी हमने वैलेंसी पढ़ी है ना, तो उस वैलेंसीज को यूज करके हम कैसे केमिकल फॉर्मूलाज बनाते हैं। अब जैसे आपके पास है सोडियम का सिंबल होता है Na, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है तो मतलब +O2। प्लस का मतलब है ये रिएक्ट करने वाला है इसके साथ, ठीक है, Na+O2, ठीक है। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो ये हमारे पास है सोडियम, मेटल ऑक्साइड बताया ना मैंने आपको, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास पहले मेटल का नाम आएगा सोडियम, एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। जब रिएक्ट कर जाए तो इट इज गोइंग टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। सोडियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। अब फॉर्मूला क्या होगा, वो कैसे बनाते हैं, रफ में देखिए कैसे। पहले आप सोडियम का सिंबल लिखिए, उसकी वैलेंसी लिखिए, ठीक है। दूसरी साइड आप ऑक्सीजन का सिंबल लिखिए, इसकी ये 2 नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि ये इसकी मॉलिक्यूलर स्टेट है कि ये कैसे नेचर में एग्जिस्ट करता है। नेचर में ये अकेला O नहीं एग्जिस्ट करता, 2 O इकट्ठे मिलकर एक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी आप इसको मत ध्यान रखिए, आप सिर्फ यहाँ पे एलिमेंट मतलब ये जो सब्सटेंस है O उसको लिखिए और उसके ऊपर उसकी वैलेंसी लिखिए। तो वैलेंसी हमने पढ़ी क्या होती है, O2 नेगेटिव। जैसे कि मैंने आपको बताया हम कैसे केमिकल फॉर्मूलाज बनाते हैं, क्रिस क्रॉस करके। Na ही रहने वाला है, O ही रहने वाला है। इसकी वैलेंसी इसके पाव में, तो कितनी वैलेंसी है इसकी, +1। पर नीचे लिखते समय हम प्लस तो लिखते नहीं है, 1 लिखते हैं, और 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सपोज ये ऐसे ही है। ऑक्सीजन क्या है, 2 नेगेटिव, तो ये वैलेंसी Na के पाव में आने वाली है, तो ये फॉर्मूला बनने वाला है Na2O। तो अब ये क्या बन गया, दिस इज सोडियम ऑक्साइड और ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ऐसे एक और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे लिथियम का एग्जाम्पल करते हैं। लिथियम का सिंबल होता है Li, मैं इसका पूरा नाम भी लिख देती हूँ, लिथियम, ठीक है। लिथियम भी एक मेटल है, इसको O2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू फॉर्म लिथियम ऑक्साइड। क्या बनाने वाला है ये, लिथियम ऑक्साइड। तो अब फॉर्मूला बनाते हैं इसका, लिथियम मतलब Li, वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी चार्ट से देखेंगे तो +1 होती है। ऑक्सीजन आपको पता है O2 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस किया, पहले Li लिखा, फिर O, इसकी वैलेंसी इसके पाव में 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं, उसकी 2, तो ये बाई चांस इसमें फॉर्मूला सेम ही बना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और ऐसे केमिकल फॉर्मूलाज बनाते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, लेट्स से मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ठीक है। ये मैग्नीशियम का पूरा नाम लिख देती हूं मैं। इसको आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि जो भी सब्सटेंस रिएक्ट करता है उसका नाम और उसके पीछे लिखते हैं आप ऑक्साइड। फॉर्मूला बनाते हैं, मैग्नीशियम क्या होता है Mg, इसकी वैलेंसी चार्ट से इसकी वैलेंसी याद करेंगे 2 पॉजिटिव,
ऑक्सीजन है 2 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस किया, Mg रहने वाला है, O दोनों में क्या आ गया 2, ऐसे आप इनको काट भी सकते हैं। तो ये क्या बन गया MgO। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है हमारे पास MgO। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी ऑक्साइड्स बना सकते हैं किसी भी तरीके की। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर की वैलेंसी आप चार्ट से देखेंगे तो 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव, ऐसे ही क्रिस क्रॉस किया तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा CuO। ऐसे आप जिंक ऑक्साइड, ऐसे बहुत सारी ऑक्साइड्स बना सकते हैं। समझ गए ना कि कैसे ऑक्साइड बनाना है। आपको पहले मेटल लिखना है, मेटल की वैलेंसी लिखनी है, साथ में ऑक्सीजन की वैलेंसी लिखनी है, क्रिस क्रॉस करना है और आपके पास मेटल ऑक्साइड्स आ जाएंगी। अब हम देखते हैं जितनी भी मेटल ऑक्साइड्स है उनकी नेचर क्या है। मेटल ऑक्साइड की नेचर है बेसिक, लाइक वी हैव इज सी Na react with oxygen and it form its respective oxide, that is sodium oxide. This we have already done. Na has valency positive, oxygen is negative. So making a crisscross, it becomes Na2O, right? In a similar manner, aluminium भी metal है, oxygen के साथ react करता है तो बनाएगा aluminium oxide. इसका भी chemical formula आपको वैसे ही लेना है। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव वैलेंसी है इसकी, ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस किया, इट गिव राइज टू केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दैट इज Al2O3। ठीक है, अब नेचर की बात करते हैं। जितनी भी मेटल ऑक्साइड्स हैं इनकी नेचर क्या है बेसिक। कैसे पता लगता है, हमारे पास एक लिटमस सॉल्यूशन होता है, तो वो लिटमस, ये उस लिटमस को क्या करते हैं, दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। रेड कलर के लिटमस का कलर जब हम इसमें मेटल ऑक्साइड डालते हैं चेंज होकर क्या हो जाता है ब्लू। सो व्हेनेवर इट चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू इट इंडिकेट्स दैट अ सब्सटेंस इज बेसिक। इसीलिए मेटल ऑक्साइड क्या नेचर है बेसिक। तो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स तो बेसिक है, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स हैं विच आर एम्फोटेरिक इन नेचर। दैट मीन्स दे बिहेव एज एसिड ऑल्सो, दे बिहेव एज बेस ऑल्सो। उनकी दोनों काइंड ऑफ नेचर है। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे मेटल्स है जिनकी ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक है, सिर्फ 2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये दोनों ऑक्साइड्स क्या है एम्फोटेरिक, मतलब इनका एसिडिक एज वेल एज बेसिक करेक्टर है। फिगर्स में आप मेटल्स को तो पहचान पा रहे होंगे। दिस इज सोडियम मेटल, एयर के साथ कांटेक्ट में आएगा तो ऑब्वियसली इट विल गिव राइज टू सोडियम ऑक्साइड। दिस इज एल्यूमिनियम, so when it will come in oxygen it is going to give rise to aluminium oxide। और अगर नेचर की बात करें, सोडियम ऑक्साइड की नेचर क्या है बेसिक, राइट। और हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, इट इज एम्फोटेरिक, मीन्स एसिडिक एज वेल एज बेसिक करेक्टर। अब सपोज कोई आपसे पूछे कि हाउ कैन यू शो दैट Al2O3 इज एम्फोटेरिक इन नेचर, या ZnO कैसे आप बता सकते हो जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, तो आप उसको एसिड के साथ रिएक्ट करोगे और एक रिएक्शन में उसी को बेस के साथ रिएक्ट करोगे। अब देखिए जैसे आपने एल्यूमिनियम और इसको रिएक्ट किया, तो अगर हम इनकी वैलेंसीज देखें तो कभी भी ऐसे रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3 पॉजिटिव, क्लोरीन की होती है नेगेटिव, क्रिस क्रॉस किया, फॉर्मूला बना AlCl3। यही देख पा रहे हो आप, दिस इज एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, ऐसे ही आपने बेस के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे ये किस तरीके से हुआ रिएक्शन, सोडियम की वैलेंसी है पॉजिटिव और एल्यूमिनेट की वैलेंसी है नेगेटिव, क्रिस क्रॉस किया, ये बन गया NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि जो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक है। सेम क्वेश्चन अगर आपसे जिंक ऑक्साइड के लिए पूछा जाता है तो इसमें भी आपको इसको एक एसिड के साथ रिएक्ट करना है, तो इट इज गोइंग टू फॉर्म जिंक क्लोराइड प्लस वाटर। सिमिलरली यू हैव टू रिएक्ट विद बेस ऑल्सो। जिंक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट किया तो आपके पास बनेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2O। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। अब आप सोच रहे होंगे कि एल्यूमिनेट में NaAlO2 और सोडियम जिंकेट में Na2ZnO2। ये इसलिए क्योंकि सोडियम की वैलेंसी है पॉजिटिव और जिंकेट की वैलेंसी है ZnO2 2 नेगेटिव। तो जब आपने क्रिस क्रॉस किया तो ये 2 इसके पाव में आ जाएगा, तभी ये बनेगा Na2ZnO2। तो इस तरीके से आप शो करेंगे कि
कि कैसे पता लगता है कि मेटल ऑक्साइड की नेचर एम्फोटेरिक है। तो दो ही ऑक्साइड्स हैं हमारे पास एम्फोटेरिक, ठीक है, एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक जिंक ऑक्साइड। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मेटल्स का रिएक्ट करने का ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्टिविटी है, क्या ऑर्डर है? तो हमने देखा पोटेशियम जल्दी रिएक्ट करता है, सोडियम उससे कम, मैग्नीशियम और देर से, जिंक थोड़ी और देर से, आयरन बहुत देर से और कॉपर बहुत देर से रिएक्ट करता है। तो मतलब कि रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है इस ऑर्डर में। इनका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छा है, इनका थोड़ा कम है उसके कंपैरेटिवली, और जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं तो इनका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब हमने देखा कि कॉपर रिएक्ट वेरी स्लोली विद ऑक्सीजन। स्लाइड में सबसे लास्ट आ रहा था ना कॉपर, तो आप कह सकते हो कि इट इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब ऐसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। क्या होता है कि सोडियम और पोटेशियम को आप एज इट इज एयर के अंदर नहीं रखते हो, आप इसको केरोसिन ऑयल के अंदर डिप रखते हो, ठीक है। सपोज ये सोडियम, अगर मैं कह दूं ये सोडियम है, तो इट इज केप्ट डिप्ड इन केरोसिन ऑयल। अब ऐसा क्यों है? दिस इज सेम फॉर पोटेशियम ऑल्सो, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, और आपको पता है कोई भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये अपनी ऑक्साइड बनाता है। तो ऐसे ही सोडियम और पोटेशियम झट से अपनी सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड्स बना लेते हैं। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये बहुत एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जब ये रिएक्शन होती है तो बहुत हीट रिलीज होती है, इतनी हीट रिलीज होती है कि इससे एक्सप्लोजन भी हो सकती है, ठीक है। तो इस एक्सप्लोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम सोडियम और पोटेशियम का ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट रोकने के लिए हम इसको केरोसिन ऑयल के अंदर डिप रखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। नाउ वी हैव